एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम दैट डांसिंग स्टार ऑन रील्स। मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता और मैं डांसर बनूंगा। तो मेरे को पहला जवाब मिला था पापा से, वो मेरी दुकान पे कपलेट धोने की जगह खाली है। तो मेरे को समझ आ गया था कि यार दिस इज द वर्स्ट लाइफ आई कैन लिव। वी एक्सीडेड 1.5x मोर अमाउंट ऑफ आवर बजट। उनका बनाया हुआ हर स्ट्रक्चर फेल हो रहा था। पागल हो गया मेरा बेटा, शायद बोले मिट्टी का आश्रम बनाएगा वो। अगर घर वाले ये बोल देंगे कि यार डांस में पैसा ही नहीं है या म्यूजिक में पैसा ही नहीं है, तो ना कोई टेरेंस बन सकता है और ना ही कोई AR रहमान बन सकता है। आप 6 महीने डांस कर लो और फिर लोग सोचते हैं कि अब ये हमारे को कमा के देगा। अरे अभी तो चालू किया है मैंने। बट जब मैं मार्च में वापस जा रहा था तो कस्टम्स ने, इमिग्रेशन ऑफिस ने मुझे वापस से इंडिया भेज दिया ये बोल के कि हेलो, थैंक यू अभिषेक, हाय संकल्प, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू। विन्यासा क्या है? विन्यासा का मतलब तो फ्लो है और उसी फ्लो की तरह हमने एक स्पेस बनाई है जो कि पूरी नेचुरल मटेरियल से बनी है। और विन्यासा रिप्रेजेंट करता है एक आर्ट रेजिडेंशियल स्पेस को, जहाँ पे डांस से लेकर के पेंटिंग वी कवर इट ऑल एंड एवरी आर्टिस्ट एंड एवरी पर्सन एंड आर्ट एंथुसियास्ट इज वेलकम देयर। आप जयपुर में थे, जयपुर से आप मुंबई गए, मुंबई से आप न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क से जाके आप गांव में आ गए, गांव में आके आपने स्टूडियो बनाया, ऐसा क्यों? जब मैं मुंबई में रहा तो मुझे वहाँ की हसल बसल ना समझ नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि लोग बस भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं मुझे नहीं पता। फिर मैं न्यूयॉर्क गया, वहाँ पे भी लोग भाग रहे थे, अभी स्पीड ज़्यादा थी। आई रिमेंबर मैं फुटपाथ पे वॉक कर रहा था आराम से अपनी धुन में, पीछे से एक अंकल ने बोला अगर धीरे वॉक करना है तो साइड में वॉक करो, और भी लोग हैं। तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली बिलीव कि व्हेन यू कम इन द मिडल ऑफ नेचर इंस्पायर्स यू अ लॉट। इट मेक्स यू अ बेटर आर्टिस्ट, इट मेक्स यू मोर हम्बल, it makes you more grounded, and as a dancer I feel it is very important to be grounded, and the person you are, the human you are, reflects onto your artwork as well. So I chose nature to be my place where I explore more of my artistic journey and also help other artists to grow and find their passion. तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मुंबई में मिल जाती, मैं जयपुर ही क्यों चुना आपने? जयपुर वो भी ऐसा कि रेगिस्तान ही क्यों चुना आपने? उसका ना एक बहुत बड़ा कारण है। जब मैं मुंबई रहता था तो मेरा ना मोस्ट ऑफ द टाइम कम्यूटिंग में चला जाता था, और आपको पता है कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हम लोग लग्जरी वहाँ पे नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं एक 2 BHK अपार्टमेंट में रहता था 8 लोगों के साथ, जिसमें से हॉल में मेरा बेड था और हम 3 जने हॉल में रहते थे। तो एक तो वो लाइफस्टाइल मेरे को कभी समझ नहीं आया, क्योंकि वो सब लोग, कोई इंजीनियर था, कोई मार्केटिंग से था, कोई मैनेजर था, कुछ भी था, मतलब डांसर या आर्टिस्ट नहीं था ना। वो समझ सकते थे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। तो उन्होंने कभी उस तरीके से मेरे को सपोर्ट भी नहीं किया। आई थिंक वो मेरे लिए अच्छा भी था और बुरा भी था। सेकेंड चीज़ मुंबई की मेरे को जो सबसे बुरी लगती थी वो थी ट्रैफिक और वहाँ का कम्यूटिंग। मेरे को मेरे घर से स्टूडियो पहुंचने में 45 मिनट कम से कम लगते थे, कभी ज़्यादा भी लग जाते थे, और बारिश हो तो पता ही है आपको, तैर के जाना पड़ता था। तैर के जाना पड़ता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों मैं मेरी एनर्जी रोज़ सुबह उठ करके ऐसी चीज़ में वेस्ट करूं जिसमें मेरी एनर्जी वेस्ट होनी ही नहीं चाहिए। कम्यूटिंग फॉर एन आर्टिस्ट और फॉर एनीवन इज़ द वर्स्ट, इट्स अ कर्स। तभी हम लोग हमारे ऑफिस के आसपास घर देखते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे घर के आसपास ऑफिस हो। लेकिन आर्टिस्ट, अभी जैसे मैं एज अ डांसर बात करूँ तो मेरे पास तो वो चॉइस ही नहीं है। लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर स्टूडियो था, वहाँ पे आसपास घर लेना तो नामुमकिन ही है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मेरे को ना एक डांस विलेज बनाना है, और इस विलेज के अंदर डांसर वहीं आके रहेगा, वहीं खाएगा, उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना होगा और उसको कम्यूट नहीं करना पड़ेगा। वो अपने कमरे से उतरेगा और सीधा स्टूडियो में एंटर हो जाएगा, एंड ऑलवेज रेडी टू डांस। इस वजह से मैंने सोचा कि मेरे को शहर में नहीं रहना, हसल बसल में नहीं रहना, वहाँ पे किसी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर मेरे को मेरा डांस पे ध्यान देना है तो मैं सिर्फ पूरे टाइम डांस पे ध्यान दूँ, और मेरे आसपास के जो लोग हों वो भी उसी माइंडसेट से आते हों, तो ग्रोथ और डबल हो जाती है, रादर देन कम्यूटिंग, टॉकिंग टू पीपल अबाउट something else. I just want to
डांस, और अगर मेरे को बात भी करनी है किसी से तो आई वुड वांट टू टॉक विच इज़ मोर प्रोडक्टिव. But it will be very difficult for you to transition na? From being an artist to do it like a completely professionally. तो वो Correct. कैसे किया, मतलब how do you made that mindset कि मुझे full time डांस में ही रहना है? जब मैं मेरा ट्रांजिशन कर रहा था फ्रॉम बीइंग एन आर्टिस्ट और डांसर टू स्टार्टिंग अ वेरी डिफरेंट वेंचर विच इज़ मोर टूवर्ड्स द एंटरप्रेन्योर साइड, डिफिकल्टीज थी, बट आई थिंक आई वाज सो पैशनेट अबाउट लर्निंग मोर, एंड so I kept going even though I faced numerous amount of challenges. I'm still facing because 12th के बाद मैंने education तो कुछ करी नहीं है. I do not have any academics education, तो I'm learning through the process now. इसलिए I very confidently say कि अगर मुझे कोई भी help चाहिए होती तो I have a very amazing group who helps me out whenever in need. तो But then how you took that decision? I think Must be challenging in terms of family pressure, a lot of things are there. But how will you make this happen? So I've been planning to open this place since 2013. So I would not say it was pressurized. When you were in to me. school? When I was in school. So Oh wow. going through that whole phase कि यार commute कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे को एक डांस विलेज खोलना है. तो ये 2013 से मैं प्लान कर रहा था. फिर जब मैं न्यूयॉर्क गया तो मैं वहाँ पे भी जो 45-50 मिनट्स की जर्नी मैं बता रहा हूँ वो 2 घंटे की हो गई थी. वेटरिंग की जॉब करता था तो रात को 2 बजे 1 बजे घर पहुँचता था. तो सोने के लिए 3 घंटे मिलते थे, 4 घंटे मिलते थे. तो मेरे को समझ आ गया था कि यार दिस इज़ द वर्स्ट लाइफ आई कैन लिव. हाउ लॉन्ग कैन आई लिव? आफ्टर वर्किंग लाइक दैट फॉर 6 months, 7 months, I got to know that I'm getting into depression. Okay. So I took 3 months of medication course and got myself centered, understood myself better. But then वापस से न्यूयॉर्क पहुंच गया, सेम जर्नी चालू. फिर आप बीच में घर आए, फिर आप हाँ. वापस गए. ओके. मेरे पास 3 महीने थे वेकेशन के, मेरा 3rd सेमेस्टर चालू होने से पहले. तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू कम बैक होम, give myself some break from all the hustle, and then I went back in 2016 August. ओके. बट तब तक आपने पूरा मन बना लिया था कि अभी ये कंप्लीट करके मैं वापस जाके आई विल स्टार्ट माय ओन Right, हाँ. डांस विलेज. हाँ, मैं 5 महीने के लिए निकला था वैसे तो घर से, पापा को बोल के कि 5 महीने की ट्रेनिंग करूँगा और मैं वापस आ जाऊँगा और मैं मास्टर बन जाऊँगा डांस का. बट वहाँ जाकर के पता चला कि मैं तो अभी बिगिनर भी नहीं हूँ. आई हैव टू वर्क अलॉट. तो 5 महीने कब 2 साल बन गए पता नहीं चला. फिर जब मैं वापस से इंडिया आया 2017 में, फिर मैंने इंडिया ट्रैवल किया, अलग अलग जगह जाकर के इंडिया में टीच किया. एट दैट टाइम ऑल्सो आई डेंट नो दैट आई एम रेडी टू ओपन माई स्कूल एज ऑफ नाउ, बट आई न्यू दैट आई वॉन्ट टू ओपन माई स्कूल. तो मैं लोगों से मिलता था, उनसे बात करता था, मेरे आइडियाज़ शेयर करता था, जिससे मुझे और क्लैरिटी आए कि जो मैं शुरू करना चाहता हूँ क्या उसकी नीड भी है कि नहीं. मेरे लिए है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि मास लोगों के लिए है उसकी नीड. तो उसी सब चीज़ों के लिए मैं लोगों से इसके बारे में कम्युनिकेट करता था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या है, इसकी नीड है कि नहीं है, मुझे बनाना चाहिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं. फिर 2019 में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू न्यूयॉर्क. तो वहाँ पे अब इस बार जब मैं गया तो मेरे एक दोस्त ने ही मुझे फ़ोन करके बोला कि यार मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ मैं उसका मैनेजर बन गया हूँ, मैं तेरी फ़ीस पे कर दूँगा, तू आ जा, अपन दोनों यहाँ पे मस्त डांस करेंगे और बढ़िया काम करेंगे. मैंने कहा तू कर देगा मेरी फ़ीस पे? तो मैं आ जाता हूँ. मैंने टिकट बुक करी और मैं पहुँच गया. 6 महीने वहाँ पे काम किया, डांस किया बहुत सारा. स्कूल ने मुझे सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप दे दिया 100%. एंड एट दैट टाइम मैं उसी स्कूल के लिए इंडिया में ऑडिशन टूर भी ऑर्गेनाइज कर रहा था. तो आई हैड कम बैक टू इंडिया इन जनवरी 2020 टू होस्ट ऑडिशंस इन दिल्ली, बॉम्बे एंड बैंगलोर. एंड आई हैड सेलेक्टेड 12 स्टूडेंट्स, जिसमें से 6 अभी भी न्यूयॉर्क में हैं और डांस कर रहे हैं. अब तो टीच भी करने लगे इनफैक्ट. बट जब मैं मार्च में वापस जा रहा था तो कोविड हो गया और कस्टम्स ने, इमिग्रेशन ऑफिस ने मुझे वापस से इंडिया भेज दिया ये बोल के कि टूरिस्ट को और स्टूडेंट्स को हम लोग एंटर नहीं करने दे रहे हैं.
ड्यू टू कोविड एंड एट दैट टाइम मेरे को तो पता भी नहीं था कोविड वाज सच अ बिग डील. मैं तो ऐसे ही बिना मास्क के घूम रहा था बढ़िया आराम से लाइक एनी अदर पर्सन ऑन द एयरपोर्ट. बट मेरे जो अगले 3 साल के 4 साल के प्लान्स थे, आई हैड अ जॉब. फाइनली वेटरिंग छोड़ के मेरे पास एक अच्छी जॉब थी उसी स्कूल में जिसके लिए मैं पढ़ रहा था. आफ्टर वर्किंग इन द स्कूल और डांसिंग इन द स्कूल फॉर 2.5 years, I had finally got an opportunity to do a certificate program for full scholarship. Even though मेरी age भी exceed हो गई थी, but they must have seen something in me and they had offered me that. But I had to come back. Or In 2019. 2020 March, I had to come back, and then after locking myself in a room for 20-25 days because I was broken. और मेरे साथ ऐसा है कि if I have planned something, then I never think of an option B. Either this or nothing. तो मेरे पास वो 3 साल का प्लान था, उसके आगे का मेरे को पता था कि विन्यासा बनाना है, पर वो उसके बाद का प्लान था. फिर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ. 20-25 डेज खुद को बंद रखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी हम हमारे डांस आश्रम पे काम करना चालू करेंगे. तो वहीं से फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कभी न्यूयॉर्क नहीं जाना है वापस. मेरा वीज़ा एनीवे एक्सपायर होने वाला था, तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था. ऑनलाइन क्लासेस नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने खुद ने ऑनलाइन क्लासेस टीच करी, तो मुझे समझ आया कि जब मुझे ही मज़ा नहीं आ रहा है ऑनलाइन क्लास टीच करने में या सीखने में, तो ये दिस इज़ नॉट व्हाट इट इज़ सपोज टू बी. आर्ट शुड बी शेयर्ड with energies and not with a screen. I think I agree with that completely. Right. Yeah, but मतलब to go on the journey of vinyasa now, I have just a simple question कि इंडिया में अभी प्रोफेशनल डांस का क्या सिनेरियो है? लाइक आर न्यू यंग पीपल आर कमिंग इन, कैसा क्या है? लाइक वी डोंट नो अबाउट दैट. अभी इंडिया में डांसर्स बहुत स्कैटर्ड हैं. Right. जो प्रोफेशनल हैं और जो कर रहे हैं वो बहुत दिल लगा के मन लगा के कर रहे हैं. एंड I've seen dancers becoming amazing. मेरे खुद के जो फ्रेंड्स थे जब मैं मुंबई में डांस कर रहा था, when I see them now I feel so proud to be sharing a studio space with them. I'm getting goosebumps to think about them and what they are doing in life. But I do not see new dancers coming in. Like I was mentioning earlier in the conversation कि जयपुर में जब मैं यहाँ से जयपुर से निकला था और मैं जयपुर में डांस करता था, तो जयपुर में मेरे साथ बहुत सारे डांसर्स थे जो कि आज बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं. बट अभी कोई नया इंसान क्या कर रहा है मुझे पता ही नहीं है. राइट. इट्स सेम विद अस, लाइक ऑल ऑफ अस. राइट. इन अ वे. राइट. मतलब मैं खुद को ये भी बोल सकता हूँ कि मे बी मैं अपडेटेड नहीं हूँ. शायद मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ. हो सकता है अभी भी एक्सेल कर रहे हो, मेरे नज़र में नहीं है. और जयपुर के बाहर भी मैंने देखा है कि लोग ना लॉन्गर प्रोग्राम्स या रेसिडेंसीज के लिए खुद को साइन अप नहीं कर रहे हैं. मैंने टेरेंस लुइस ज्वाइन किया था तब उनका 1.5 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम हुआ करता था. तो मैंने वहाँ 1.5 साल का डिप्लोमा किया. अभी 1.5 साल छोड़ो, 1.5 महीना कोई कमिट नहीं करना चाहता है. टेरेंस लुइस जैसी स्कूल बंद हो गई क्योंकि लोग कमिट ही नहीं करना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, प्रोसेस के लिए. नोबडी वांट्स टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. एवरीबडी वांट्स टू बिकम दैट dancing star on reels and social media. Exactly. That is one conversation we are having just before this podcast कि डांस का ये तो बहुत हो गया कि अभी हर किसी को लग रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत कर लूँ, but then I don't need to commit for the longer term. So that is how the process and form पूरा का पूरा die हो रहा है different तरीके से. बट इन जनरल अगर अपन देखें तो व्हाट काइंड ऑफ डांस यू डू और कैसे डांसेस हैं दैट आर प्रोफेशनली डन हियर इन इंडिया? राइट. अभी आई थिंक प्रोफेशनली तो देयर आर सो मेनी डांस फॉर्म्स विच आर डन. हमारे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, दे आर स्टिल बीइंग डन वेरी वेरी प्रोफेशनली. एंड जयपुर जैसा घराना विच इज़ ऑलरेडी वेल रिनाउंड, और आज भी हम लोग उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं. डांस इज़ Kathak is more than a religion. Dance now, it is a religion now. And other dance forms also, people are getting more professional into hip hop, contemporary, amazing contemporary productions are happening. There are few organizations in India which are supporting a lot of contemporary dancers. Pagda is one of them, or Khuli Khidki is another. Goethe Institute is also there, which is supporting a lot of contemporary dancers from India.
and there is Bollywood also is being done very professionally. So I feel there are so many dance forms which are done professionally now, and newer dance forms are also coming thanks to social media. I mean, there are always pros and cons of everything. So social media also got a lot of new styles and a lot of new things for dancers to, you know, learn and to adapt. So which is great. What I do is more, I would say, contemporary dancing. I got my training into contemporary. I started with hip hop dancing and then I got into contemporary dancing. And when I got into it, I realized that this is who I am and this is what I want in my life. And from having a very fixed structure of contemporary dancing, I broke it down, and now it is more organic and I would say more pedestrian. Okay. I do not have to think about technique anymore. I feel more free and I In the flow. Yeah, I'm always in the flow. I'm always in vinyasa. That's the मैं डांसर्स की बात करूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डांसर के पास काम ही नहीं है. मेरे को ऐसा लगता है कि काम इतना है ना, करने वाले नहीं है. अभी क्या है, सबको इजी मनी चाहिए. Nobody wants to hustle anymore. और जब तक आप जाओगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक काम मिलेगा ही नहीं. डांसर के लिए तो इतना काम है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, हमारा, चाहे हम बॉलीवुड की बात करें, चाहे हम स्टेज की बात करें, चाहे हम परफॉर्मेंसेस की बात करें, चाहे हम टीचिंग की बात करें, हर फील्ड में हमारे पास इतनी ओपनिंग्स है ना, हम सोच ही नहीं सकते. इंडिया का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज की डेट में वेडिंग से आता है एक डांसर के लिए, कोरियोग्राफर के लिए. चाहे टेरेंस लुइस हो, चाहे शाहरुख खान हो, सबको स्टेज पे डांस करना ही पड़ जाता है वेडिंग के लिए. एंड गिव्स यू मनी. हमें प्रायोरिटी देखनी है कि हमें पैसा कमाना है या हमें सिर्फ ये बोलना है कि हम तो यही डांस करते हैं. और मैं भी उनमें से एक था जो बोलता था कि यार मैं तो सिर्फ कंटेम्प्रेरी डांस ही करूँगा, यही करूँगा मैं तो. वो मेरी चॉइस थी. अब मेरे को उसके वजह से अगर मेरे पास काम की कमी है तो वो मेरी प्रॉब्लम है ना. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री. अभी अगर हम लोग इंजीनियरिंग की भी बात करें तो इंजीनियरिंग में भी ऐसा नहीं है कि हर कोई इलॉन मस्क बन जाता है. हर लेवल पे है ना इंजीनियर्स तो. Exactly. तो फिर हर लेवल पे डांसर्स क्यों नहीं हो सकते, या हर लेवल पे म्यूजिशियंस क्यों नहीं हो सकते. अगर घर वाले ये बोल देंगे कि यार डांस में पैसा ही नहीं है या म्यूज़िक में पैसा ही नहीं है, तो ना कोई टेरेंस बन सकता है और ना ही कोई AR रहमान बन सकता है. और फिर ना लोग उतने डेप्थ में जाना भी नहीं चाहते. देखो सच्चाई में बताऊँ, क्योंकि मेंटालिटी ये हो गई ना कि ये हो क्या गई हमेशा से है कि डांस एक हॉबी की तरह देखा है लोगों ने. अब जब डांस इंडिया डांस आया था तो एक बूम आया था, तब लोगों ने थोड़ा सा प्रोफेशनली देखना चालू किया डांस को. लोगों को लगा कि हाँ प्रोफेशनली ट्रेनिंग करनी चाहिए हमें. मैं भी था उनमें से एक जिसने सोचा कि अब मेरे को प्रोफेशनली ट्रेनिंग करनी है, मेरे को प्रोफेशनल डांसर बनना है, टीवी पे जाना है, जो कि टाइम से शायद वैनिश हो गया क्योंकि हम इवॉल्व होता है. बट उसकी वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हुई. और आज भी यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर इज़ नो काउंसलर हु कैन गिव काउंसल टू द आर्टिस्ट. कोई है ही नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं है कि भाई तुमने एकेडमिक्स में अगर जर्नलिज्म पढ़ी है तो तुम डांसर होकर के डांस और जर्नलिज्म को भी मिक्स करके यू कैन बिकम अ जर्नलिस्ट फॉर एन आर्टिस्ट. न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में या टेलीविज़न पे कहीं कोई बताता ही नहीं कि डांसर क्या काम कर रहा है, क्या इवॉल्व हो रहा है. हमें आइडिया भी नहीं है, बट पीपल आर मिक्सिंग साइंस एंड डांस. AI के साथ 2016 में फर्स्ट कोलैबोरेशन देखा था मैंने, उससे पहले भी हो चुका होगा, जो AI और डांस को मिक्स करके किया था. So a lot of things going on. So let's go back to the conversation and this will come in the middle. तो मेरा सवाल यही था, फिर से मैं दोहराता हूँ कि अभी 2020 में हम लोग वापस आ जाते हैं. हाँ. So आपने 20-25 दिन का अपना लॉकडाउन भी कर लिया. Right. Then you thought about creating Vinyasa. Right. So how was that journey? वो क्या struggle कैसा रहा creating that entire village? And as far as I know, you made it yourself. Yes. Yeah. So how was it? तो वो जर्नी शुरू हुई एक नोटबुक से. मेरे को लिखना पसंद नहीं था, बट स्टिल जब मैं वो न्यूयॉर्क जा रहा था और मेरे को वापस भेज दिया था, तो मेरे एक फ्रेंड ने नोटबुक मेरे को दी थी, जिसको मैंने खोला नहीं था आई थिंक 2-3 महीने तक. वो वैसी ही रखी हुई थी.
फिर मैंने उसको जब खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि आई नो यू डू नॉट लाइक टू राइट एनीथिंग बट इफ़ योर head aches or if you have too many thoughts, just put it down on it. So the first thing that I written down on that notebook was dance ashram. I want to build dance ashram. वहीं से जर्नी शुरू हुई. तो मैंने एक मेरे फ्रेंड को बॉम्बे में फ़ोन किया, आशुतोष मोहंती. I called him and I told him कि यार डांस आश्रम बनाना है मुझे, तू कंप्यूटर में और डिज़ाइनिंग में बेटर है, मेरी हेल्प कर. Just bring all my thoughts down onto a PDF. That's all I want from you. तो he said कि मैं करूँगा और हम साथ में करते हैं. He is also one of the founding members of विन्यासा. तो उसके साथ मैंने वो कॉन्वर्सेशन शुरू करी. हम लोगों ने PDF बनाया which also helped me to understand कि मेरे एक्सपेंसेस क्या क्या लगने हैं, मेरे को विन्यासा बनाना कैसे है, कौन से मटेरियल्स में यूज़ करूँगा, उसकी रिसर्च लगी. तो आई थिंक इट टुक मी गुड 6 months just to understand कि होने क्या वाला है. Before even I could pitch it to my father कि मेरे को इस प्रोजेक्ट पे काम करना है. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें पूरा विन्यासा नेचुरल मटेरियल से बनाना है. अब मेरे लिए टास्क ये था कि मेरे को ढूंढना था कि कौन मेरे लिए ये बना सकता है. तो आई वॉज जस्ट ऑन द रूफ टॉकिंग टू अ कज़न ऑफ माइन वाइल लुकिंग एट सनसेट कि यार भैया मेरे को ना एक मिट्टी का डांस आश्रम बनाना है. तो मेरे को बोलते हैं, पहले तो हंस दिए मेरे को देख के. तो मेरे को बोलते हैं कि यार अभी 2 दिन पहले ना मैं एक बंदे से मिला था, वो भी ऐसे ही बोल रहा था कि मैंने कुछ ना मिट्टी के घर बना रखे हैं और मैं मिट्टी का घर बनाता हूँ. तो मैंने उनको बोला यार मेरे को मिला दो उनसे. मतलब मैं पहली बार तो किसी को बोल रहा हूँ, उसने मेरे को 2 दिन पहले मिला हूँ, मिलवा दो आप मुझे उनसे. फिर देखते हैं. तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को बनाना क्या है, मैंने मेरे पापा को पिच किया ये, जो कि मैंने आइडिया 2019 में भी पिच किया था कि मेरे को ऐसा कुछ स्कूल बनाना है. तो पापा ने मेरे को बोला था देख तेरे पे बहुत पैसा खर्च कर दिया और खर्चे की बात मेरे से मत कर. मेरे पास पैसे नहीं है और तेरे लिए. मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ. अभी भी जब मैंने उनको पिच किया तो मैंने उनको बोला कि मेरे को आपसे पैसे नहीं चाहिए, पर आप सुन लो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो मेरे को बताना. तो लॉकडाउन में तो थे ही हम, उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, सुनना ही पड़ेगा. तो उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी. फिर वो भी मन में तो यही सोच रहे थे कि पागल हो गया मेरा बेटा शायद. बोले मिट्टी का आश्रम बनाएगा वो, और वो भी खेत में, वहाँ कौन आएगा. खैर पहले हम लोग ये बनाने वाले थे देहरादून में, उत्तराखंड के अंदर. तो सितंबर से लेकर के दिसंबर तक मैं देहरादून रहा. अप डाउन भी किया, काफ़ी ज़मीनें ढूंढी, लोन लेने की कोशिश कर रहे थे गवर्नमेंट से, क्योंकि उस टाइम पे स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश कर रही थी, पर कुछ हाथ नहीं लगा, कोई लीड नहीं मिली. ज़मीन जो पसंद आई वो ना इतनी बड़ी थी और बहुत महंगी थी, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो फिर जब मैं वापस आया तो पापा ने बोला कि हमारे पास ज़मीन है जयपुर में, वहीं बना ले, वो भी शहर के बाहर है, जैसी तेरे को चाहिए उसी तरीके की, ये बड़ी है, तेरे ज़मीन के पैसे बच जाएंगे. तो मैंने मना कर दिया उनको, नहीं ऐसा नहीं, मैं जयपुर में कौन आएगा इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, क्या करूँगा मैं यहाँ पे बना करके. तो फिर उन्होंने ना मेरे ताऊ जी और मेरे जीजाजी वगैरह को फ़ोन किया. उनको लगा कि शायद मैं उनकी बात सुन लूँगा, तो उन्होंने मुझे चकमा दे के बुलाया वहाँ पे. और मैं जब वहाँ पहुँचा तो सब ऐसे राउंड टेबल में बैठे तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे. कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कॉन्फ्रेंस चल रही है वहाँ पे, ऐसा मेरा इंतज़ार हो रहा था. पर मेरे जीजू ना वो CA हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी है. तो आई ऑल्सो ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि यार वो अगर एडवाइस देंगे तो कैलकुलेटिव सोच समझ के मेरे को देंगे. तो उन्होंने सबने मेरे को बैठ के समझाया और कुछ ऐसी बातें करी जो मेरे को लगा कि हाँ अंडरस्टैंडेबल है और आई थिंक समझ में भी आ रही है. और फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, देगा समझ नहीं होना जयपुर में ही था. मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. मैं देहरादून रहा, 1-2 लाख रुपए खर्च भी हो गए वहाँ पे, सब कर लिया, कुछ नहीं मिला. तो चालू करते हैं. 13 जनवरी को ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी राउंड टेबल फैमिली के साथ, और मैंने उस दिन हाँ बोला. 15 जनवरी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया उन्हीं भैया के साथ जो मेरे कज़न ने मिलवाया था मुझे. हिज नेम इज़ चिन्मय पारिक. नाउ अब जो जर्नी चालू होती है जनवरी 15 से लेकर के, वो
बहुत ही रोलर कोस्टर की तरह निकली है। मैं कुछ ऐसा कर रहा था जिसका मेरे को आइडिया ही नहीं था, और एक ऐसे इंसान के साथ कर रहा था जो मेरे से बड़े भी थे, बॉसी भी थे, डोमिनेटिंग भी थे, और बैकअप के लिए फैमिली भी नहीं थी, क्योंकि फैमिली में पापा ने तो मेरे को साफ बोल दिया था कि मेरे को समझ ही नहीं आता तू क्या कर रहा है। तो जो इंसान हर रोज़ जाया करता था अपने फार्म को संभालने के लिए, वो अब आते ही नहीं है वहाँ पे 2-2, 3-3 महीने तक, पूछने भी नहीं आते क्या हो रहा है। तो इट बिकेम अ वेरी independent project for me and very difficult one, and slowly I started realizing कि जिस person के साथ मैं build कर रहा हूँ चिन्मय पारी, he is taking my advantage, not doing his job properly, and because I was desperate and nobody was there to listen to me, even my parents were not there to listen to me, तो I didn't understand कि मैं क्या करूँ, तो I kept going, और जब तक हमारा जो बजट था वो एग्जॉस्ट हो चुका था और सिर्फ दीवारें ही खड़ी थी, दीवारों पे ना छत थी ना दीवारों की कोई शेप थी, कुछ नहीं था, पूरा बजट एग्जॉस्ट हो गया था। तब मेरे पापा की आंख खुली और उनको समझ आया कि अब पैसा कहाँ जा रहा है। मेरे पास सारा लिखा हुआ था, तो मैंने उनको दिखाया कि ये देखो, ये इतना पैसा मैंने इस टाइम पे इस इंसान को दिया है। देन ही टुक वन एक्शन, बट देन this person was still on more dominating on him. मतलब so amazingly he started working on everything together, कि अब पैसा लगाना ही पड़ेगा, सिर्फ दीवारों का क्या करेगा कोई, है ना, well planned। तो बहुत difficult, I mean it'll become more of ranting than talking about it. No, but how was the process, like you creating the entire space and when you inaugurated the space? So January में शुरू किया, then it took us 1.5 years of building whatever we could. Then April 2022 we got rid of Mr. Chinmay because उनका बनाया हुआ हर structure fail हो रहा था, और we were already 1.5x, we exceeded 1.5x more amount of our budget, तो और पैसा था नहीं उनके ऊपर वेस्ट करने के लिए। एंड वी टुक अ डिसीजन, फाइनली माय फादर स्टूड बाय मी एंड वी टुक अ डिसीजन कि वी डू नॉट वांट हिम। लकीली पूरे कंस्ट्रक्शन में आई वाज 100% इन्वॉल्व। हर दीवार मैंने अपने हाथ से बनाई है, अगर विन्यासा में कोई भी स्ट्रक्चर है ना तो वो मैंने मेरे हाथों से बनाया है। छत पे ड्रिल करना सीख गया था मैं, चेन सॉ चलाना सीख गया था, ग्राइंडर चलाना सीख गया, सब सीख गया मैं उस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि हर एक चीज़ अपने हाथों से बनाई थी। और वो मेरा सपना भी था कि मैं जब विन्यासा या मेरा डांस आश्रम बनाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे तो डांस आश्रम ही था, मेरा डांस आश्रम बनाऊँ तो वो मैं मेरे हाथों से बनाऊँ, मैं खुद बनाऊँगा। तो उस प्रोसेस के अंदर ना मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल गई। कुछ अगर फेल भी हुआ है तो मेरे को समझ आने लग गया कि क्यों फेल हुआ है, और फिर बाकी रिसर्च गूगल और कुछ लोगों से मिलने लग गई, क्योंकि अब 1.5 ईयर जब वो बन भी रहा था तब भी मैंने उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट किया, तो काफ़ी अच्छे कनेक्शंस बने जिन लोगों ने मेरी बाद में हेल्प करी जब मेरे पास चिन्मय पारिक की हेल्प नहीं थी। तो उन लोगों से मैं फ़ोन करके पूछ लेता था कि यहाँ पे स्टक हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, तो वो किसी तरीके से मुझे गाइड कर देते। फिर मैं उसका छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कर लेता और फिर मैं उसको मास स्केल पे इम्प्लीमेंट कर देता। फिर हम लोगों ने फर्स्ट इवेंट किया था हमारा अप्रैल 28, 2022, और 27 अप्रैल 27 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने पूरा इवेंट टूटे घुटने से, टूटे एंकल से और शोल्डर से किया, और वो शोल्डर आज तक इंजर्ड है। तो बट बिकॉज इतनी खुशी थी, आई वॉज फाइनली होस्टिंग पीपल, आई वॉज, एंड दैट इज़ व्हेन आई ऑल्सो मेट नितिन जी। ओके, यस। तो एंड दैट इवेंट वेंट अमेजिंग, जबकि विन्यासा बना भी नहीं था, स्टूडियो रेडी नहीं था, कॉटेजेस के अंदर फिनिशिंग नहीं थी, सारे अलग अलग सारे स्पेसेस ऐसे ही थे। विनायक को जानते हो आप शायद? विनायक यूज्ड टू रन कैफ़े, तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया था कि विनायक प्लीज़ आप अपना डैन का हमारे इवेंट में लगाओ। एंड 3 दिन पहले विनायक हैड कम टू सी कि अच्छा तैयारी कैसे चल रही है,
और जब वो आके देखा और वो मेरे को पूछता है कि यहाँ पे इवेंट होगा कैसे भाई, सब जगह तो कहीं मिट्टी के टीले लगे हुए हैं, गंदगी हो रही है, बांस पड़े हैं हर जगह। अगर मैं वो स्टोरीज दिखाऊँ आपको, पिक्चर्स दिखाऊँ, तो आप भी बोलोगे कि ये इवेंट होएगा कैसे। बट देन ट्रैक्टर आया, लोग लगे, हर जगह से ऐसी मदद मिली कि हम लोगों ने स्पेस को डिनचैक बना दिया इवेंट करने के लिए। और वो हमारा ज़रिया था लोगों को विन्यासा दिखाने का, और उस इवेंट का नाम भी था ज़रिया, कनेक्टिंग क्रिएटर्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वी केप्ट वर्किंग ऑन एवरीथिंग। लोग आए तो उनके फीडबैक्स मिले कि हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस चीज़ को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है या किस चीज़ को वापस से ठीक करने की ज़रूरत है। एंड देन जुलाई 2021 वी होस्टेड आवर फर्स्ट रेसिडेंसी प्रोग्राम, पार्टनर डांस फेस्टिवल। जुलाई 2022 sorry, July 2022 we hosted our first dance residency program, Partner Dance Festival. And right after that in August we hosted Abhyasa Dance Arts Retreat, which was our second dance residency. And then since then we never looked back. अब विन्यासा बन गया आपका। हाँ, आपके फैमिली ने भी हेल्प करी, आपके पार्टनर्स ने हेल्प करी, फ्रेंड्स ने हेल्प करी। अब जैसे आजकल इंडियन सोसाइटी में ऐसा है ना कि समर के हॉलीडेज़ लगते हैं तो बच्चे को हॉबी के लिए डांस क्लास भेज देते हैं। राइट। तो ये सिर्फ हमेशा हॉबी ही रहेगी कि इससे करियर भी बना सकते हैं? क्या, और अगर हॉबी भी रहती है, अगर करियर भी बनाते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? राइट, आई थिंक हॉबी की तरह शुरू करना एक अच्छा डायरेक्शन है, क्योंकि एटलीस्ट हमें मौका तो मिलता है उसके साथ उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने का। अगर मैंने मेरे बचपन में डांस को एज अ हॉबी नहीं देखा होता, या मेरे घर वालों ने नहीं करने दी होती मुझे, तो मेरे को पता ही नहीं था कि मैं कभी डांसर बन सकता हूँ क्या। टॉकिंग अबाउट कि करियर है क्या, आई थिंक बहुत मेजर करियर है। प्रोफेशन डांस हो या आर्ट में कोई भी इंडस्ट्री में हो, बहुत ही मैसिव करियर है। हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम देखना भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि डांस में करियर नहीं है। चाहे आप माइकल जैक्सन की बात करो, चाहे आप टेरेंस लुइस की बात करो, या फिर आप लेडी गागा की बात करो। इवन दो दे आर म्यूजिशियंस बट दे वर मोर known for their dancing. Michael Jackson is known for his moonwalk and pop dancing at that time. और Lady Gaga was also queen of pop at that time. तो हम लोग क्यों उन एग्जाम्पल्स को देखना भूल जाते हैं जहाँ पे हमें समझ नहीं आता कि करियर नहीं है डांस में, मैसिवली है। अच्छा, हम प्रोफेशन को किस तरीके से देखते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में डांसर को सिर्फ स्टेज पे डांस करना ही ज़रूरी नहीं है, या फिर क्लास में टीचर बनना ही ज़रूरी नहीं है, या फिर कोरियोग्राफर बनना ही ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ एक पार्ट है एक डांसर के प्रोसेस के। आई थिंक उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोफेशंस तो इतने हैं जिसकी हद ही नहीं है। मैं एज अ डांसर मेरी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को यूज़ करके लोगों को एक थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। अगर मेरे पास साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है तो मैं लोगों को प्रॉपर हीलिंग और थेरेपी दे सकता हूँ थ्रू मूवमेंट थेरेपी। डांस मूवमेंट थेरेपी एक प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम है जो आई थिंक वेस्टर्न में ज़्यादा अभी एज अ डिग्री परस्यू हो रही है। इंडिया में तो एज अ जस्ट एज अ एक नया मार्केट डेवलप हो रहा है। But even after that, being a dancer, you also learn or you also get into so many more opportunities, whether it is in advertisements or it is choreography for weddings or filmmaking or abhi to I also know this cinematographer who had been a dancer and a choreographer for 30 years. Now he is a filmmaker. And he makes dance films, or he has been awarded in Europe for so many different films that he had made. अगर वो डांसर नहीं होता तो वो शायद फिल्म मेकर भी नहीं होता, अगर वो फिल्म मेकर भी होता तो वो शायद डांस फिल्म्स नहीं बना रहा होता। तो हमें आई थिंक हमारा लेंस को थोड़ा सा ब्रॉडन करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। अभी अगर आपने जर्नलिज्म पढ़ी है, क्योंकि एकेडमिक्स तो हमें पढ़नी ही पड़ती है, मैंने नहीं पढ़ी
हाँ मैं बच गया, 12th के बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी पर नाउ डेज पीपल आर डूइंग इट एंड इट्स ग्रेट, इट इज़ अमेजिंग दे आर डूइंग इट। किसी ने जर्नलिज्म पढ़ी है या साइकोलॉजी पढ़ी है तो वो उसके साथ उस चीज़ को, आर्ट को, अपने डांस को फ्यूज़ करे ना, क्या दिक्कत है। नहीं बट एक सवाल उसमें आ जाएगा कि अगर Tier 2 Tier 3 जैसे हम जयपुर में हैं तो यहाँ पे पहले ही अपॉर्चुनिटी का एक तरीके से क्राइसिस है जो कि आपको बहुत बड़े सिटी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो माइंडसेट है लोग का वो ये है कि डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, सेफर साइड में आप गवर्नमेंट की तैयारी कर लो मैक्स। राइट। वहाँ पे डांस को या से फिल्म मेकिंग को, फोटोग्राफी को एज ए करियर लेना, हाउ डिफिकल्ट यू थिंक दिस इज फॉर किड्स, for teenagers, or even for parents? I think first of all taking that step towards this profession is very difficult, क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है आपको अपने घर वालों को मनाना होता है कि भाई मैं डांस करूँगा। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने मेरे पापा को बोला था कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता और मैं डांसर बनूंगा, तो मेरे को पहला जवाब मिला था पापा से कि या तो तू इंजीनियर बन जा, नहीं तो मेरी दुकान पे कपड़े धोने की जगह खाली है। तो मैंने कहा मैं दोनों ही नहीं करूँगा और मैं डांस करूँगा। एंड वो उनके साथ जो लड़ाई थी हमारी, कोल्ड वॉर काफ़ी लंबी टाइम चली, लेकिन आई नेवर लॉस्ट माई पैशन। तो आई थिंक ये डिफ़िकल्ट है नो डाउट, और हमारे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम उस माइंडसेट के साथ इवॉल्व नहीं हुए हैं। हमारे जो फैमिलीज़ हैं आज भी सोसाइटी प्रेशर के अंदर ज़्यादा जीती है। मेरे पापा को शायद होगा मेरे पे विश्वास कि ठीक है डांसर बना देते हैं, पर फिर सोसाइटी बीच में आ जाती है। बाहर वाले लोग बोलेंगे तुम्हारा बेटा नाचता है, तुम्हारा बेटा डांसर है, करता क्या है? वो तो ठीक है करता है। अच्छा हाँ, डांस करता क्या है, कमाता कैसा है? आई रिमेंबर अभी लास्ट ईयर मेरी शादी हुई तो पापा थोड़ा से खुश थे कि मैंने एक बिज़नेस चालू कर दिया, तो वो समझा सकते थे कि मैं एक प्रॉपर्टी रन करता हूँ, लेकिन उनकी नज़र में फिर भी मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर या प्रॉपर्टी ओनर ही था। उनको आज भी टाइम लगता है समझने में, लग रहा है समझने में कि मैं कर क्या रहा हूँ। राइट, एग्जैक्टली। मेरे को भी लग रहा है डिफाइन करना है, बट एटलीस्ट उनके पास एक आंसर था, किसी को कोई पूछे कि मैं करता क्या हूँ, जो कि डांसर नहीं था। बच जाते थे, बच रहे हैं। अभी कमाने भी लग गया हूँ थोड़ा बहुत, तो और ज़्यादा सेफ है। बट आई अंडरस्टैंड लोगों के लिए मुश्किल है, पर आई ओनली बिलीव इन वन थिंग कि अगर आप में पैशन है तो यू कैन ऑलवेज फाइंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर सेल्फ, पॉसिबिलिटी टू कन्विंस पीपल फॉर वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड वॉट यू आर डूइंग, एंड possibility you can also find possibilities in finding work for yourself. काम की कमी कहीं नहीं है, चाहे Tier 2 की बात करो चाहे Tier 3 की बात करो, कहीं काम की कमी नहीं है। क्वेश्चन बस यही आ जाता है कि आप करना चाहते हो क्या, आपको हसल करनी है क्या। और मेरे को ऐसा लगता है कि आर्ट में ही नहीं, हसल हर प्रोफेशन में है। इंजीनियर ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग ख़त्म होएगी और उसको लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी। कुछ को मिलती भी है लेकिन सबको नहीं मिलती है। या फिर हर कोई इलॉन मस्क नहीं बन जाता है। प्रोसेस है, इंसान को पहले 10-15 हज़ार की जॉब मिलती है, फिर वो 20-25 हज़ार की होती है, फिर वो 50 हज़ार की होती है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि मेरी जॉब लग गई तो लंबे टाइम तक चलेगी भी। काम नहीं करूँगा तो छूट जाएगी भाई, निकाल देगा ना बॉस, वो क्यों मेरे को पालेगा। तो कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है कि हर जगह है, और सिर्फ आर्ट में ही नहीं है। कंसिस्टेंसी कहीं पे भी नहीं है। कोई आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता, कोई स्कूल प्रॉमिस नहीं करता है कि हर एक बच्चे को उतना ही मिलेगा, उतना ही काम मिलेगा। सबका अपना अपना प्रोसेस है, सबका अपना अपना टाइम लाइन है, सब अपने टाइम के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। और फिर एक बात और है बहुत इम्पॉर्टेंट कि मैंने इंजीनियरिंग करने की पढ़ाई 12th के बाद चालू नहीं करी। मेरी इंजीनियरिंग करने की पढ़ाई तो बचपन में फर्स्ट क्लास में चालू हो गई थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स पढ़ना चालू किया था, या साइंस पढ़ना चालू किया था, इंग्लिश पढ़ना चालू किया था। तो इंजीनियरिंग पढ़ते हुए 5 साल नहीं, मेरे को 5 + 12 17 साल हो गए। और आर्टिस्ट बनने के लिए क्या है ना कि आप 6 महीने डांस कर लो और फिर लोग सोचते हैं कि अब ये हमारे को कमा के देगा। अरे अभी तो चालू किया है मैंने, टाइम तो दो। तो वो जो बचपन में हॉबी का जो ट्रेंड है ना हमारे को डांस को लेकर के, वो अच्छा ट्रेंड है। वो एक एक्स्ट्रा लाइफ ऐड कर देते हैं आपके आर्ट प्रोफेशन में, जो कि
सबको नहीं मिलती। आज मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को 3 साल की एज में डांस करने को मिल जाता या इंटरनेशनल ट्रेनिंग मिल जाती, जैसा मैंने न्यूयॉर्क में देखा, वहाँ पे इतने से बच्चे बैले की ट्रेनिंग करते थे और मैं ये सोचता था कि यार इस एज में चालू किया होता ना तो आज मैं भी शायद बैलेरिना होता, मैं रॉयल बैले में परफॉर्म कर रहा होता। तो वो ज़रूरी है। आई थिंक फ्रॉम हॉबी टू प्रोफेशन इज़ अ प्रोसेस एंड each and every single individual has their own timeline, has their own process, but there is numerous amount of opportunities, there is numerous amount of possibilities. विन्यासा में टायर 2 टायर 3 सिटी से भी स्टूडेंट्स आते हैं? बहुत कम। ऐसा क्यों? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई थिंक 2 कारण है उसके। एक तो आर्टिस्ट के पास पैसा नहीं है, और जब हम टायर 2 टायर 3 की बात करते हैं तो जो हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि पेरेंट्स उनको पुश नहीं करते हैं यूजुअली। या तो अगर बच्चे ने फाइट करके वो निकलता है अपने घर से बाहर तो वो खुद के दम पे निकलता है, पेरेंट्स का उतना सपोर्ट नहीं होता है, फाइनेंशियली भी नहीं होता है। और टायर 2 टायर 3 के अंदर भी लोग ऑलरेडी एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास रेंज में यूजुअली आई थिंक आते हैं। आई कैन बी टोटली रॉन्ग, दे डू नॉट हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंडिंग पावर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आर्ट। तो लोग तो उसको ऑलरेडी नेग्लेक्ट करते हैं। तभी बोला जाता है कि आर्ट इज़ फॉर पीपल हु आर प्रिविलेज्ड। एग्जैक्टली। सो और हमारे यहाँ पे थोड़ी सी प्रिविलेज कम है। अगर हम लोग ओडिशा की बात करें जहाँ पे मैंने जा कर के 1 महीना एक रेसिडेंसी टीच करी थी, तो मुझे समझ आया कि वहाँ पे वो प्रिविलेज नहीं है हर किसी के पास, लेकिन लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। और अभी विन्यासा में अगर मैं बात करूं तो देखो इंसान के लिए ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है वहाँ पे आकर के ट्रेनिंग करना सीखना, क्योंकि हम लोग उनको एक अच्छा फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अच्छा स्टे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल का एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो है कि एक्सपेंसिव हो जाता है। बट वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम कैसे वो फीस को कम कर सकें और स्टूडेंट्स को लेके आ सकें। But then there is another trend that we are trying to see, and we are observing कि no matter what आप फीस भी कम कर दोगे तो भी लोग आ ही नहीं रहे हैं सीखने। तो I would say कि I am also trying to understand कि रीज़न क्या है। पैसा रीज़न है, फैमिलीज रीज़न है, या फिर अब उतनी ट्रेनिंग करने का ही मन नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है। So I'm also trying to explore this. Yeah. ये आई थिंक इसमें मैं एडिशन यही करूँगा कि कोई भी करियर हो, चाहे आर्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ, तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, एंड दे आर डूइंग रियली गुड वर्क, और चीज़ें एस्टेब्लिश हो रही है। बिकॉज वी ऑल्सो हैड अनदर कॉन्वर्सेशन देयर, ये लग रहा है कि अभी इट्स अ वेरी इवॉल्विंग टाइम, राइट। तो बहुत कुछ नया आ रहा है, और whoever हैज़ दैट पैशन, मतलब फिल्म मेकिंग या आर्ट में कुछ भी ले लो तो उसका ना बहुत जल्दी से रिजल्ट नहीं है, टेक्स अ लिटिल टाइम, बट द काइंड ऑफ लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस यू हैव, लाइक यू मेड योर ओन प्लेस, इट इज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस, है ना, एंड इट इज़ अ मेमोरी जो कि आपको नहीं मिलेगा बड़ी आसानी से, राइट। सो दैट एड्स ऑन। अभी आप अगर कोई एक सर्टेन काइंड ऑफ करियर चुनोगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी उसमें नहीं मिलेगी, टू मीट न्यू पीपल, डू डिफरेंट थिंग्स। अब पैसा नहीं है, उतना नहीं है, हो भी सकता है, नहीं है मतलब मैं वो है, कह रहा but हूँ, it takes time ना, कि वो महीने की सैलरी नहीं है, वो कि महीने वो सैलरी मिल जाएगी, लाइक एनीथिंग, तो वो राइट। एंड काम बहुत है, एज यू सेड, इट्स मैं सेम आई एग्री विद दैट कि काम बहुत है, करने वाले लोग का ऑनेस्टली हमारे पास आई थिंक वो सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और स्ट्रक्चर नहीं है, उसकी वजह से वी लैक इन लॉट मैनी थिंग्स की लोग डांस को परसीव ऐसे करते हैं कि यार ये पता नहीं क्या ही है, लाइक दे कांट सी इट एज ए स्ट्रक्चर। हम इंजीनियरिंग को एज ए स्ट्रक्चर देखते हैं ना, बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, उसके बाद ये कंपनी है, उसकी जॉब की तैयारी करेगा, जॉब लग जाएगी, सॉर्टेड। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिसिंग है, सो दैट इज़ वाई वी फील लाइक कि यार कैसे है, तो फास्ट मनी वाला, फास्ट मनी नहीं है, प्लस स्ट्रक्चर का एक इशू। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि हमारे जैसे मैंने डांस की ट्रेनिंग कर ली तो अब मुझे पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। अच्छा, मुझे ये बताने वाला भी नहीं है कोई कि भाई तेरे को और ट्रेनिंग की ज़रूरत है या तेरे को और ट्रेनिंग करनी चाहिए, ना ही ये बताने वाला है कि अब मेरे पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट
स्पेस है जहाँ पे आई थिंक वी नीड टू फाइंड पीपल हु कैन प्रोवाइड दीज काउंसलिंग. I don't find myself being ready for it yet because I have a lot, I yet have to learn a lot and explore a lot of possibilities. But I know few people who can really give that kind of counseling to people who are confused कि करना क्या है. But what kind of new projects you are doing, like adding to that only, so that we also see कि हाँ यार Vinyasa is doing so many things. People will know, and who is watching, if youngsters है तो they will see कि हाँ यार ऐसे ऐसे there are a lot of things they can do and be part of. So what are the new things? So the newest thing is our passion project, my passion project I would say. अभी February में I got a chance, January and February I got a chance to work with बस्ती के बच्चों से के साथ काम करने को मुझे मिला. There is this NGO called Indian Women Impact, जो कि ट्यूशन स्पेस है त्रिवेणी नगर के बस्ती में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए. स्कूल के बाद उनको वहाँ पे पढ़ाया जाता है. तो हम लोग एक परफॉर्मेंस कर रहे थे जुनेजा आर्ट गैलरी में, वेयर एना हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन वुमेन इम्पैक्ट, शी हैड कम टू सी आवर परफॉर्मेंस and I got a chance to speak with her and she invited me to her tuition space. So when I went there and when I met these kids and I saw what they were doing, I was very inspired. I was like, you people are doing amazing job. These kids were talking French, these kids were talking to me about coding. Jaipur में and I'm talking about 9th standard kids, 10th standard kids. और it was an amazing experience the way they were teaching these kids. हाँ, एक क्लासरूम सेटअप है, पर क्लासरूम सेटअप में ऐसा नहीं है कि टीचर बस बोर्ड पे लिख रहा है और बता रहा है कि ये पढ़ लेना. कॉन्वर्सेशन हो रही है. अच्छा मेरे को ये बताओ कि इसकी कैपिटल कौन सी है, उसको कैसे याद रखोगे, ये कैपिटल क्या है, अच्छा ये सिटी है, ये स्टेट दिखता कैसा है. तो मोर ऑफ इमेजिनेशन वर्क और मोर ऑफ conversations were happening there in terms of teaching. तो I was like कि यार मेरे को तो इन बच्चों के साथ काम करना है. And I think Anna was on the same page with me. तो she had introduced to me an idea कि हम इन बच्चों के साथ एक डांस परफॉर्मेंस करते हैं और JLF आ रहा है तो हम लोग उसमें परफॉर्म करेंगे. JLF तो नहीं हो पाया, but we got a chance to perform in 2 different places in Jaipur. One was in some spaces and the other one was in Ma space. While working with these kids, I realized how smart they are and how passionate they are and the potential they have in them. तो मैंने एना को बिफोर इवन वी फिनिश्ड विद दैट प्रोजेक्ट मैंने एना को बोला कि एना, आई वांट टू होस्ट दीज किड्स इन विन्यासा फॉर 15 days एंड आई विल वर्क इंटेंसिवली विद देम. वहीं रहेंगे ये बच्चे, वहीं खाएंगे, आई विल टेक केयर ऑफ देम और हम लोग ये करेंगे. एंड देन हमने बात करना चालू किया एंड एट दैट टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड हु आई वॉज ऑल्सो मैंशनिंग अर्लियर, मिखाइल मॉरिसन्स, हु इज़ अ फिल्म मेकर एंड अ कोरियोग्राफर, उनके साथ भी बात हो रही थी. सो आई शेयर्ड दिस आइडिया विथ हिम एंड ही ऑल्सो फेल्ट वेरी गुड अबाउट दैट आइडिया. तो नाउ ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ही इज़ फ्लाइंग ऑल द वे फ्रॉम he is currently in South Africa South or West Africa right now, and he is flying from there to Jaipur to work with these kids. And हम लोगों ने अब इसको 3 phases में बनाया है प्रोजेक्ट को, and we are calling this project कलाकार. प्रोजेक्ट कलाकार इसलिए भी कि हम इस प्रोजेक्ट को एक बार के लिए नहीं रखना चाहते हैं, ये कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट होगा. कलाकार इसलिए क्योंकि सिर्फ डांस ही क्यों, हम इस प्रोजेक्ट को फिल्म मेकिंग में भी आपके साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, पेंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, स्कल्पटिंग के साथ भी कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग के साथ भी कर सकते हैं, टेक्सटाइल्स, फैशन, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी जब वो एक ओपन वर्ल्ड की तरह है. तो 3 फेजेस में हम लोग करेंगे. ये बच्चे फर्स्ट फेज़ में परफॉर्म करेंगे जयपुर में 2 जगह पे, विन्यासा एक जगह होगी और दूसरा हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे या तो JKK में या फिर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में.
उसके बाद फेज़ 2 के लिए हम जाएंगे जहाँ पे ये टियर ए सिटीज़ के अंदर परफॉर्म करेंगे, बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली और कुछ सिटीज़ है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, पर ये 3 जगहों पे तो ये परफॉर्म करेंगे। फेज़ 3 इज़ व्हेन वी टेक देम इंटरनेशनली एंड वी विल ट्रैवल विद देम टू जर्मनी एंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब ये सब अचीव करने के लिए वी आर ऑल्सो रेजिंग फंड्स, तो हम लोग अभी क्राउड फंडिंग कर रहे हैं थ्रू मिलाप एंड वी आर ट्राइंग टू रेज फंड्स ओनली फॉर द फेज़ 1 बिकॉज आई बिलीव कि एक बार फेज़ 1 सक्सेसफुली जाएगा तो वी विल हैव समथिंग टू शो टू पीपल एंड वी विल बी एबल टू ब्रिंग इन more funds and more trust from corporates or government or embassies, British Council, wherever possible. And then जब phase 2 complete हो जाएगा तो we can take help from different embassies for the kids to travel outside. अब ये सब करते टाइम ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया जिसके बारे में हम बात करेंगे, पर अभी ये आई थिंक बहुत मेरे दिल के करीब का प्रोजेक्ट है और ये उस प्रोजेक्ट में से भी एक है जहाँ पे मैं बोल रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम फ़ीस को कम कर सकते हैं। अभी क्राउड फंडिंग एक ज़रिया है, पर स्लोली आई थिंक वी विल आल्सो लर्न एंड अंडरस्टैंड कि हम कैसे ये जो प्रोफेशन है जो कि प्रिविलेज लोगों के लिए वो अनप्रिविलेज लोगों तक भी ले जा सके, मतलब वो उसका दायरा बढ़ा दे। हाँ, आई थिंक राइट। और फिर उसके बाद और बहुत सारे रेसिडेंसीज डेफिनेटली लाइंड अप है, बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस वन। आई थिंक दैट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट. So let's hope like we as Vice Stories and Root Films will also be part of that in Please, any yes. ways, yeah. Yes, Really yes. We have to be part of it. Absolutely. It's a community effort. It's all doing this together. ओके, थैंक यू सो मच संकल्प, आप यहाँ आए, आपने एक हॉबी के बारे में जो बताया कि जो भी अनएक्सप्लोर्ड करियर है हॉबी के अंदर, वो बहुत ही अच्छे इंसाइट्स थे आपके. आई होप कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं और जो उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, हॉबी को एज अ करियर भी वो देख के अपने बच्चों को आगे फ्यूचर के अंदर रेडी करें. Right. थैंक यू I सो hope मच फॉर that बीइंग too. हियर. Thank you for Thank inviting you. me. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Nice to meet.